हेलो, आई एम नीरव और आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पीएमसी बैंक के अंदर जो क्राइसिस हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। पीएमसी बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक है और एक कोऑपरेटिव बैंक बनाने के लिए हमको सिर्फ 25 लाख रुपए चाहिए। कितने? 25 लाख रुपीज़, राइट। सिर्फ 25 लाख की कैपिटल की मदद से वी कैन इनकॉर्पोरेट अ कोऑपरेटिव बैंक, राइट। तो ये जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड थी वो कुछ इस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया हुआ है, राइट। अब इसके अंदर जो फ्रॉड हुआ है, इस फ्रॉड की टेक्निक्स जो है उसका नाम है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। मतलब यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, HDIL, ये बोरोवर है जिसने पीएमसी बैंक से लोन लिया हुआ है, राइट। अब ये क्या करता था कि जब HDIL ग्रुप किसी एक बैंक को रिपेमेंट नहीं कर पाता था लोन, तो दूसरी बैंक से लोन लेकर के इस बैंक को रिपेमेंट कर देता था। उसी तरीके से वो एक बैंक से लोन लेता था, दूसरी बैंक को रिपेमेंट करता था, एक बैंक से लोन लेता था, दूसरी बैंक को रिपेमेंट करता था। उस तरीके से उसने पूरा ही फ्रॉड किया था। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। मतलब एक बैंक से पैसा लेना, दूसरे बैंक को पैसा दे देना, राइट। अब हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर की बात करते हैं। तो पीएमसी बैंक का टोटल डिपॉजिट था, मतलब उसने डिपॉजिटर ने जो पैसा जमा करवाया था सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, FD, इन्वेस्टमेंट के नाम पर पीएमसी बैंक के अंदर, वो था 11,630 करोड़। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है 11,630 करोड़, जिसमें से पीएमसी बैंक ने लोन दिया था 8,306 करोड़। कितना? 8,306 करोड़ का लोन उसने दिया था, टोटल लोन एज पर द बुक। इस टोटल लोन का 6,000 करोड़, दैट इज 73% लोन किसी HDIL ग्रुप एक्सपोजर को दिया था। जो HDIL ग्रुप जो था वो बेसिकली रियल एस्टेट में काम करता था। मतलब वो बिल्डिंग्स बनाना, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाना, एक बिल्डर है। HDIL ग्रुप इज वन ऑफ द बिल्डर, राइट। जिसने 6,000 करोड़ का लोन लिया था फ्रॉम पीएमसी बैंक और उसने डिफॉल्ट किया था 2500 करोड़ का, 2500 करोड़ का उसने डिफॉल्ट किया था, विच इज अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ टोटल लोन अमाउंट, दैट इज 8,306 का 30%, 2500 करोड़। अब अगर कोई ऑडिटर होता कोऑपरेटिव बैंक का या फिर किसी भी बैंक का, तो उस ऑडिटर को चेक करना चाहिए एक्सपोजर नॉर्म्स विच इज गिवन बाय द RBI। वो क्या बोलते हैं, अगर बैंक किसी मैक्सिमम इंडिविजुअल्स को कितना लोन दे सकती है, 15% ऑफ टोटल लोन, दैट इज 8,306 का 15% किसी सिंगल इंडिविजुअल्स मतलब प्रोपराइटर को लोन दे सकता है। और अगर ऐसा पूरा ग्रुप हो, जैसे कि कोई कंपनी है, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, JV, ऐसा पूरा ग्रुप है, तो उस पूरे ग्रुप को कितना दे सकता है लोन? मैक्सिमम 40% ऑफ टोटल लोन अमाउंट, मैक्सिमम 40% टोटल लोन अमाउंट, दैट इज 8,306। हालांकि पीएमसी बैंक के केस में विच was 73% of total loan and 30% of total loan, which is definitely violation of this group exposure norms which is issued by the RBI। जो ऑडिटर ने यहाँ पर चेक नहीं किया है, it is clear cut negligent on the part of the what auditors। अब अगस्त 30 2019 में पीएमसी बैंक ने HDIL ग्रुप को 96.5 करोड़ का फर्दर लोन दिया था। क्यों दिया था? बिकॉज HDIL ग्रुप ने बैंक ऑफ इंडिया से भी लोन लिया था और वो HDIL ग्रुप रिपेमेंट नहीं कर पाया था लोन का बैंक ऑफ इंडिया को, इसलिए बैंक ऑफ इंडिया ने NCLT में केस फाइल किया था अगेंस्ट HDIL फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी ऑफ दिस लोन। तो HDIL ग्रुप ने पीएमसी बैंक में जा करके 96.5 करोड़ का फर्दर लोन ले लिया और वो लोन का पैसा उसने बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया, जिसकी वजह से बैंक ऑफ इंडिया ने जो केस फाइल किया था NCLT में, वो अपना पूरा केस वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। और इस तरीके से उसने सारी बैंकों के साथ ऐसा ही किया था HDIL ग्रुप ने। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, जो हमने पहले सीखा था। अब ये फ्रॉड किस तरीके से हुआ, तो वाराण्यम सिंह जो बोर्ड का मेंबर था HDIL ग्रुप का 2006 से 2015 तक एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और जिसके पास स्टेक था 1.91% ऑफ द स्टेक इन HDIL, तो उसने अपना जो पूरा स्टेक था वो 2015 में सेल कर दिया, पूरे का पूरा स्टेक अपना पूरा सेल कर दिया। और जिसकी वजह से लोन गिवन बाय बैंक टू HDIL एंड इट्स ग्रुप जो NPA हो चुका था फॉर 5 to 6 ईयर, पर उसने NPA नहीं किया था। 2017-18 में इंस्पेक्शन जब RBI का हुआ था,
तब बैंक ने बोला था कि दिस अकाउंट को एनपीए कर देना चाहिए था, दिस अकाउंट हैज टू बी एनपीए, बट कोई भी एक्शन पीएमसी बैंक ने उसके अगेंस्ट में लिया नहीं था। और ऊपर से बैंक ने बोला था कि दिस अकाउंट को हम एनपीए नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज हमारे पास 258 करोड़ के क्या है, कोलेटरल सिक्योरिटीज है। कोलेटरल सिक्योरिटीज भी हमारे पास, वी हैव कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट दिस लोन। अगर ये लोन एनपीए भी हो भी जाता है तो हम पूरे का पूरा अकाउंट को सेल कर देंगे, पूरी की पूरी जो हमारे पास कोलेटरल है उसको सेल कर देंगे और वहां से रिकवरी कर लेंगे। लेकिन जब एक्चुअल पता चला तो लोन का डिफॉल्ट था 2500 करोड़ का, लेकिन सिक्योरिटी की एक्चुअल वैल्यू थी 258 करोड़, जो अंडरस्टेटेड बताई गई थी, और जिस वजह से पूरा बैंक अपना पैसा रिकवरी भी नहीं कर पाया, पीएमसी बैंक। फिर जब डिपोजिटर्स जब बैंक के पास गए थे जब डिपोजिटर बैंक के पास गए थे तो डिपोजिटर ने अपना पैसा मांगना स्टार्ट कर दिया। तो बैंक ने बोला कि वी डू नॉट हैव एनी फंड, तो हम आपको पैसा दे सकते नहीं है। क्यों नहीं दे सकते थे? बिकॉज बैंक का पूरा 2500 करोड़ और 6000 करोड़ 2500 करोड़ और 6000 करोड़ के पूरे की पूरी लोन क्या हो गई थी, एनपीए हो चुकी थी, जो 73% टोटल लोन था, जिस वजह से पूरा बैंक का पैसा डूब गया। अल्टीमेटली बैंक इज नॉट एबल टू पे द व्हाट, बैंक इज नॉट एबल टू पे द डिपोजिटर ऑफ हिज अमाउंट। उस डिपोजिटर को अपने खुद की अमाउंट भी पे नहीं कर पाया था बैंक, राइट। तो इस पूरे के पूरे लॉस, पूरे एनपीए अकाउंट हो जाने की वजह से पूरा लॉस किसने बेयर किया था? डिपोजिटर ऑफ पीएमसी बैंक, राइट। तो इसलिए मेरी टिप है कि जब भी कोई बैंक में हैफ्टी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी हो, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो पूरे की पूरी हिस्ट्री बैंक की चेक करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कोऑपरेटिव बैंक में इतना सारा फंड नहीं डालना चाहिए, राइट। हमेशा शेड्यूल्स बैंक्स में ही प्रीफर करना चाहिए अकाउंट में पैसा डिपॉजिट रखना, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सेफ्टी की गारंटी ज़्यादा होती है। बिकॉज अगर वो एनपीए हो भी गया, अगर वो बैंक डूब भी गई तो गवर्नमेंट विल पे योर मनी, राइट। थैंक यू सो मच।